इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं। ही इज़ ए फेमस लॉयर। हम इनसे कहेंगे कि जो करंट अफेयर्स हैं, इस वक्त की जो आज की ख़ास खबरें हैं और जो अखबारों के इदारिये हैं, और जो भी हमारे चैट शोज होते हैं टेलीविज़न पे, इसमें से हम चीदा चीदा जो है खबरें और चैट शोज के पोर्शंस वो सिलेक्ट करेंगे और इम्तियाज़ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसके ऊपर अपना जो है तज्जिया दें। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाह शाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं जी, मेरे पास आज के जंग अखबार का इदारिया है जिसका उन्वान है महंगाई का एक और सैलाब। ठीक है जी। इसमें ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल से तनख्वाहों में और उजरतों में इजाफा ना होने से वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 25% एडहॉक रिलीफ हासिल करने में जो कामयाबी मिली है और आइंदा बजट में इसका दायरा वसी करने का जो हुकूमती ऐलान है, इससे IMF के साथ मुज़ाकरात में मुश्किलात पैदा होने की इत्तलात हैं। इससे तवानाई के शोबे में कीमतें होशरुबा हद तक बढ़ने के तकाजे को तकवीत मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने 21 जनवरी को बिजली की कीमतों में किए जाने वाले 1.95 रुपए फी यूनिट इजाफे को जुमे के रोज बढ़ाकर तकरीबन 4 रुपए कर दिया है, जो बिलों में वसूल किए जाने वाले कमोबेश अंदाजों में सरचार्ज में मजीद इजाफे का भी बायस बनेगा। इससे इम्कान गालिब है कि बिजली के फी यूनिट निर्ख बढ़कर औसतन 25 रुपए की सतह तक पहुंच जाएंगे, जिसकी मिसाल मुल्क की तारीख में इससे पहले नहीं मिलती। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 3 बार मजमूई तौर पर 8 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा चुका है। इस सारी सूरत हाल से सारिफीन खसूसन गरीब तबके पर महंगाई के जो असरात रूनुमा होंगे वो मोहताज वजाहत नहीं। शुमारियात के कौमी इदारे के हसास इशारियों के मुताबिक रवां हफ्ते मजमूई तौर पर गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में जिन अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, इनमें चीनी, आटा, खुर्दनी तेल, घी, सरसों का तेल सरफहरिस्त हैं, जबकि रमज़ान मुबारक के मौके पर हर साल इन अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान गालिब चला आ रहा है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो आने वाले दिनों में न सिर्फ 25% इजाफा एडहॉक रिलीफ, बल्कि आइंदा बजट में होने वाला मुमकिना इजाफा भी बेअसर होकर रह जाएगा। हुकूमत को इस सारे मामले का इदराक करते हुए बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा ओगरा ने लेटेस्ट जो अपनी समरी भेजी है हुकूमत को, उसमें 12 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे का हुकूमत को कहा गया है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या अवाम जो है उनके ऊपर महंगाई का एक बहुत बड़ा एक और बम गिराया जा रहा है, और क्या वो अब इस काबिल हैं कि जो पिछले 2.5 साल में महंगाई की गई है, जिस तरीके से अशियाई ज़रूरिया और खाने पीने की अशिया को महंगा किया गया है और बाकी उनके ऊपर इस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं जिनकी कोई किसी किस्म की जो है वो जवाज़ नहीं बनता, तो क्या हमारा जो अवाम है वो इसका मुतहम्मल हो सकेगा? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख होंगे, उनको 25% का एक रिलीफ देकर हुकूमत ये समझती है कि 23 करोड़ अवाम जो है उसको रिलीफ दे दिया। इस 20 लाख को आप 25 करोड़ में से निकाल दें तो बाकियों का क्या बनेगा? ये जरा इस पर अपना डिटेल्स तबसरा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत का ये मसला रहा है जो हमेशा आपको याद है, मुख्तलिफ प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं कि एक तो कंपिटेंस का मसला है, दूसरा एहसास का भी मसला है। मेरा ख्याल एहसास भी कोई नहीं है। शायद आपके सामने ही है कि पहले डॉलर्स के रेट बढ़े, ठीक है जी, उसके बाद फिर उसके साथ एक तूफान आ गया महंगाई का, जो सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब डॉलर एक जगह आप पे रुक भी गया है, चले वो एक जस्टिफिकेशन थी कि डॉलर का रेट बढ़ गया, हालांकि उसको भी कंट्रोल करना चाहिए था। वो भी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट रेगुलेटर है, बेसिकली सबसे बड़ी रेगुलेटर गवर्नमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए कि ये तसलसल के साथ ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें जो जान बचाने वाली मेडिसिन हैं, अद्वियात हैं, उनकी कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं।
एक सादा सी जो दवाई है जो लोग लेते थे सर दर्द के लिए, वो डबल से ज्यादा उसकी कीमत हो चुकी है। सुई गैस का रेट देखें तो वो कई कई गुना बढ़ चुका है। और एक आम आदमी जो कि जब कभी बिल देता था 1,000 रुपया या 1,500 रुपया महीने का सुई गैस का, वो अब इस वक्त कम से कम 7-8 हज़ार देने पे मजबूर है। अच्छा, इसी तरह बिजली का रेट है, बढ़ता जा रहा है। ये पेट्रोल की जो खासतौर पर ये नया तमाशा बन गया कि हर 15 दिन के बाद रिव्यू करते हैं। और आज और एक नया एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी ओगरा रिकमेंड करता है 12 रुपए और गवर्नमेंट एहसान करती है और कहती है जी 2 रुपए 70 पैसे हमने बढ़ाया है, ओगरा ने तो 12 रुपए किया था। जी, और मैं तो ये समझता हूँ कि ओगरा को बंद ही कर देना चाहिए डॉक्टर साहब। ये ओगरा का काम, रिकमेंडेशन है जी, दिस इज रिकमेंडेशन बाय द गवर्नमेंट। वो जो मैं इन्होंने वही बनाई थी एक इंक्वायरी कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि इसको बंद कर दें। उसकी वजह ओगरा स्वाय कीमतें बढ़ाने को और कुछ भी नहीं कर रहा एज ए रेगुलेटर। अगर उसकी आप देखें ना, तो वो आपको याद है पेट्रोलियम की जब शॉर्टेज हुई थी पेट्रोल की, ना उसको ये काबू कर सका ना कुछ और कर सका। बल्कि मुझे ये पता है कि वहां पे अंदर पॉलिटिक्स चल रही है ओगरा के अंदर। वो जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनके दरमियान पॉलिटिक्स है, नीचे जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है उनके। तो इनका काम सिंपल यही है कि ये कीमतें बढ़ाने में शेर है बस। और हुकूमत जो है अब इसने चूंकि नया तरीका शुरू कर दिया है कि बड़ा एहसान करेंगे कि जी 12 रुपये रिकमेंडेशन है, तो गवर्नमेंट ने जनाब 3 रुपये बढ़ा दिए। बड़ी मेहरबानी जनाब उनकी। और कितनी बार बढ़ा चुके हैं आप देखें। इस वक्त बहरहाल हाईएस्ट रेट है इस वक्त आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान की हिस्ट्री के, आई गैस। और उसके ऊपर आप देखिए जो पेट्रोलियम लेवी लेते हैं, जो उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, अगर उन्हीं को कम कर दे तो उनको कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आवाम को रिलीफ मिलता है। तो एक तो ये पहलू आ गया। अब रहा सवाल कि आपने देखा कि मुख्तलिफ माफियाज जिनका ये खुद जिक्र करते हैं, और माफियाज का कंट्रोल आम आवाम ने तो नहीं करना ना, इन्होंने करना है। अच्छा, वो हमेशा ही नाकाम रहे हैं उसके अंदर, चाहे वो चीनी का रेट हो, चाहे आटे का रेट हो, चाहे दालों का रेट हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो आप ले लें। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है उससे काम इनको लेना नहीं आ रहा, और वो कर भी नहीं रहे इनके लिए काम। और ये भी इनकी इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से देखो असल कंट्रोल करना होता है कीमतों को ब्यूरोक्रेसी ने। अब वो ब्यूरोक्रेसी जो है उससे काम किसने लेना है? पॉलिटिकल लीडरशिप ने। और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बज़ाहिर कॉम्पिटेंट नहीं लगती, आपके सामने ये सिचुएशन। और खास तौर पर ये काम होता है सूबाई गवर्नमेंट्स का। सबसे बड़ा सूबा आपका पंजाब है, जिसमें उस्मान बुजदार साहब बैठे हैं स्वाय इमरान खान साहब के। बाकी सबको उनके बारे में ये उनका ख्याल है कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको रिप्लेस करना चाहिए। और पीटीआई के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पीटीआई के अंदर से किसी और को लगा दें, वो टेस्ट तो करें, ट्राई तो करें। 2.5 साल गुजर गए, अब क्या कितना टाइम रह गया? कोई टाइम नहीं खास रह गया इनके पास। तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर जो मैं समझता हूं कि आगे फिर रमज़ान आ जाना। आपने देखा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह हम मुसलमान ऐसे हैं कि हम जो क्रिश्चियन होते हैं, जब आपने देखा क्रिसमस का टाइम आता है, वो सस्ते बाजार लगाते हैं और कीमतें कम कर देते हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम रमज़ान में ही अब पहले तैयारी की होती है कि हमने यहाँ पे मुनाफा कमाना है और पूरे साल की हमने कमाई करनी है। तो ये एक मनहैसुल कौम भी आप कह लें कि हमारी कौम जो है वो, जिसके अंदर अगर आप देखें ना, एक रेडी वाला जो है या एक छाबड़ी वाले के पास अगर फल वाला है, आप अगर उससे जाकर पूछते हैं कि भाई ये सेब का क्या रेट है, तो वो रेट नहीं बताता, पहले आपको देखता है, आपकी गाड़ी को देखता है और फिर अंदाजा लगा के फिर रेट बताता है। यानी उसने डिफरेंट रेट रखे हुए हैं। अब इसको रेगुलेट करना है गवर्नमेंट ने। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, पहले भी मैं कहता रहा अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आपने आपके साथ भी कई प्रोग्राम किए, कि ये जो इनके लिए ब्लेसिंग है कि जो पीडीएम जो है वो मूव करती है तो अवाम साथ नहीं आते। अच्छा, इसका पता नहीं वो क्या इंप्रेशन ले रहे हैं। वो शायद इंप्रेशन ये ले रही है गवर्नमेंट कि शायद अवाम जो अभी भी उनके अंदर ये पॉपुलर है गवर्नमेंट, हालांकि अवाम जो है उनसे उन दोनों से भी तंग थे। ठीक है जी, और चोर चोर इसकी कर एक और आगे। इसकी सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, इसकी एक और वजह भी थी ना कि जी पीडीएम ने बजाय इसके कि वो महंगाई की बात करते, उन्होंने हाँ जो है बयानिया ये अपना लिया जो कि हिंदुस्तान के तरफ से उनको दिया गया मेरे ख्याल में, जी उनके जी जो कुछ लीडर्स को, कि फौज के खिलाफ जाओ, चीफ ऑफ हाँ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात करो, आर्मी चीफ के और आईएसआई चीफ के खिलाफ बात करो। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है वो कभी भी आर्मी के खिलाफ बात सुनना नहीं चाहती, आईएसआई के खिलाफ बात सुनना नहीं चाहती। इस वजह से लोग इनके पीछे नहीं आए। अगर ये महंगाई का इशू बनाकर और उस पर ये जाते तो फिर जो ये हालत ना होती जो इनके पीडीएम की हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए इस वक्त जो दोनों पार्टियों का अगर जायजा हम लें, पीएमएलएन का अगर जायजा ले रहे थोड़ा सा, तो वो तो खानदानी एक पार्टी बन गई ना, शरीफ फैमिली। ठीक है जी, किंगशिप है, रूलिंग क्लास बन गई ना। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें तो वो भी भुट्टो ही
अभी भुट्टो ही जिंदा है, भुट्टो ही अभी फोत नहीं हो रहा, ठीक है ना जी। और जिसको बनाना चाहते हैं उसके साथ भुट्टो लगा देते हैं और उसको ले आते हैं, और अवाम ऐसे सादा लोग हैं। आल दो अभी अवाम में काफ़ी फ़र्क आ गया वैसे, क्योंकि आपने देखा कि कराची सिंध को अगर देखें तो वहाँ पे कराची के अंदर से पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, पंजाब से भी निकल चुकी है। वो चंद एक जगह पॉकेट्स हैं जहाँ थोड़ी बहुत उनके पास जो सीटें रह गई हैं। तो अवाम के पास एक्चुअली चॉइस इस वक्त नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अवाम के पास अब किसको करें, वो दोबारा शरीफों की तरफ चला जाए, उधर वो जाना नहीं चाहते। क्या वो जरदारियों की तरफ चला जाए, जाना नहीं चाहते। अब पीटीआई जो है एक लास्ट होप है, मैं समझता हूँ। अगर जो है इमरान खान साहब जो है, मैं अभी भी उनकी दयानतदारी पर मुझे शक नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल जो उनकी ज़ात है, उनकी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, उसके ऊपर मुझे शक नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। देखो ना, ये मंत्रा जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि टाइम रह गया थोड़ा। अब देखें ना, अगर आज फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अगर बढ़ जाती है उनकी कीमतें, इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। फिर इसका एक और पहलू डॉक्टर साहब जेहन में रखना चाहिए कि जब कभी ये कीमतें कम भी होती रही हैं, तो जो कीमतें बाकी चीज़ों की बढ़ गई होती थी बिकॉज ऑफ दिस प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो वापस कभी नहीं आई। उसकी वजह कि गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन काम ही नहीं कर रही। क्योंकि ये काम है एसएचओ लेवल का, ये काम है मजिस्ट्रेट लेवल का, ये काम है प्राइस कमेटियों के लेवल का। उस लेवल से ये काम उनसे ले ही नहीं पा रहे अभी तक, मैं ये जो समझाऊं। तो इस लिहाज से अवाम जो है उनके हालात बड़े खराब है। अब मैं एक पहलू थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूं। ये जो 25% जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, इसके देखिए दो ड्रॉबैक जो मैं समझता हूं। नंबर वन तो ये कि एक नई प्रैक्टिस डाल दी कि जब भी लोग एहतजाज करेंगे, डी ग्राउंड पे आके बैठेंगे, तो उनके मुतालबात हम मान लेंगे। एक तो ये हो गया, यानी ये एक उन्होंने थोड़ा सा इंकरेज किया कि आइंदा भी लोग जो आया करेंगे तो फिर इसी उम्मीद से आया करेंगे कि यहाँ बैठे तो हमें हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आपने बड़ा सही बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो तो एक आप कह लें कि ज्यादा पूरे मुल्क के अंदर 30% होंगे, 25% नहीं होंगे। जी नहीं, 30% तो बहुत ज्यादा है। चले, ये 20 लाख से ऊपर नहीं है जिनको इन्होंने दिया रिलीफ, इससे भी कम है। अच्छा। अब मुझे प्रोफेशनल ये तो भी आया बताएं, नहीं ना इसमें। हाँ जी। जी जी बिल्कुल, अब मुझे ये बताएं कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो कि कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनकी ना पेंशन है डॉक्टर साहब, उनकी कोई पेंशन नहीं है। यही मैं अच्छा, अर्ज कर रहा था ना कि एक और बाकी 23 करोड़ का क्या बनेगा। ये 20 डॉक्टर साहब लाख के अलावा बाकी 23 करोड़ का क्या होगा। डॉक्टर साहब एक और पहलू बता देता हूं आपको। अब आप देखिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको पेंशन भी मिल रही है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, ठीक है और जी। काम ना करने की, कोई काम भी नहीं करते, बगैर अच्छा, काम किए उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं। हाँ, यानी काम ना करते भी नहीं है और काम खराब करते हैं, कामों में रोड़े अटकाते हैं। और रोकते इस हैं, ये मुल्क का फाइल बेड़ा को गर्क रोकते हैं, करने में यही ब्यूरोक्रेसी तो शामिल है जनाब। फाइल इस को मुल्क का रोकते बेड़ा हैं। ही गर्क इन्होंने किया है। तनख्वाहें भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, तनख्वाहें बढ़ती भी इन्हीं की हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, तीसरी चीज और, अब आप देखिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको एक घर जो है 1 कनाल की हद तक टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन है उसको, ठीक है। शाबाश। अच्छा, वो यानी 60 साल का जब वो हो जाएगा तो उसको एग्जेम्पशन है प्रॉपर्टी टैक्स से, एक घर जो है जिसमें वो रह रहा है। जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं वो बेचारे 65 साल के भी हो जाए तो उनको टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये भी बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन। तो एक इसके और, अच्छा, मैं एक और बताऊं आपको। जी एक सेक्रेटरी जब रिटायर होता है उसको एक प्लॉट मिलता है 500 गज, 600 गज का, बल्कि जो जिसकी कीमत जो है इस वक्त 12 से 15 करोड़ रुपए है, ठीक है जी। जो शौकत अजीज साहब थे प्राइम मिनिस्टर, वो उनसे दो कर इन दिया। ब्यूरोक्रेट्स ने ये अप्रूव करा लिया कि एक नहीं जी, हमें 2 प्लॉट्स दें। तो अब मतलब 25-30 करोड़ के तो प्लॉट ले जाते हैं ये रिटायरमेंट के बिल्कुल, वक्त। उसके बिल्कुल बाद इन्होंने काम कोई नहीं किया होता है, बेड़ा गर्क मुल्क का किया होता है अपनी पॉलिसीज के जरिए, वो अलग जो है इनके ऊपर बाहर आता है। और फिर ये कि इनकी तनख्वाहें इन्हीं की बढ़ती हैं, और हुकूमत ये समझती है अपनी नाइविटी में, अपनी सादगी में, हुकूमत के जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, कि जी अगर हमने इनकी बढ़ा दी हैं तनख्वाहें तो बस मुल्क में महंगाई का मसला तो हल हो गया जी, हमने 25% बढ़ा दी है। भाई ये तो 20 लाख है, बाकी 23 करोड़ का क्या बनेगा। अभी इनको समझ आ जाएगी। आज मैंने ये बात की है कुछ जगहों पर। 8 अप्रैल को बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब में, हाँ, और 15 या मैं खाली 25 जुलाई को होने जा रहे हैं सिंध में, ठीक है जी। जी जी ये जी, जो बल्दियाती इलेक्शंस होंगे पंजाब में, इसमें अगर ये एक भी सीट ले जाएं इतनी महंगाई करने के बाद, तो मैं समझता हूं कि अगर ये सीटें ले गए, जीत गए, इसका मतलब है कि हमारी कौम जो है उसका ना कोई शऊर है, ना उसमें कोई तालीम है, और ना उसको इस महंगाई से कोई फर्क पड़ा है।
और अगर कौम में थोड़ा सा भी जो है वो ये जो है रोटियों के पीछे इनके और इनके जो है कीमा वाले नान के इनकी जो है जी जी बिरयानियों के पीछे ना गए, तो ये हुकूमत बिल्कुल जो है वाइप आउट हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इबरतनाक शिकस्त होगी इनको कि इस बलदियाती इलेक्शन में। और इसमें कितने 6 हफ्ते रह गए सारे, 6 हफ्ते में इनको समझ आ जाएगी कि इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर इस साहब उससे 22 साल में मुल्क के साथ क्या किया है, इसके गरीब अवाम के साथ क्या किया है, इसकी मिडिल क्लास का कैसे बेड़ा गर्क किया है, इनको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और उसके बाद अगले जो सिंध में होंगे उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को समझ आ जाएगी कि उसने क्या किस तरीके से इस्तेसाल किया है इस कौम का। तो डॉक्टर मैं साहब इसमें समझता हूँ कि इनको सोचना चाहिए अभी, और इसी तरह पीडीएम को भी उसको भी सोचना चाहिए कि बजाय ये लॉन्ग मार्च और ये करने के, उस 8 अप्रैल की तैयारी करे। और अगर वो जो है समझती है कि इस हुकूमत ने गलतियां की हैं, तो 8 अप्रैल को उनसे बदला ले इस चीज का। डॉक्टर साहब बात पता क्या है, ये मैं तो कहता हूं कि जो गवर्नमेंट ये करवा रही है, बल्दियाती इलेक्शन करवाने तो चाहिए, लीगली इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है इसका। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाने हैं तो मुझे लगता है कि बाकी के 2 साल इनके पूरे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब बल्दियाती एग्जैक्टली इलेक्शन में, एग्जैक्ट हाँ, जब बल्दियाती इलेक्शन में हार जाएंगे तो आपको याद है, आपने देखिएगा कि फिर अपोजिशन जो है उसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आ जाएगा कि भाई आपने एग्जैक्टली अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये और जब होने नहीं अवाम, देंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी तरह रोडेट कहेंगे कि जी ये ना बिल्कुल, हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इससे इससे इनको बल्कि नुकसान ही होने का एहतमाल है। और मेरा ख्याल है किसी, मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि इक़्तिदार में बंदा एक आता है तो उसके इर्द गिर्द जो होते हैं ना लोग, वो उसको खुशफहमी का शिकार किए रखते हैं हर वक्त। वो कहते हैं जी सब अच्छा जा रहा है, सब बेहतरीन। दो चीज होती है, उसको पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। मुझे ये बताएं कि जो गैस का सेक्टर है इसमें किस कदर गैस चोरी हो रही है, जिसको यूएफजी कहते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस। जी किस जी कदर गैस चोरी हो रही है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एसएनजीपी क्या कर रही है, एसएसजीसी क्या कर रही है, ठीक है जी। ये क्या करते हैं कि मैं अपने घर की आपको मिसाल देता हूं कि मेरे घर में जो मीटर था वो उतार कर ले गए और उसकी जगह एक दूसरा मीटर लगा दिया। वो इतना फास्ट मीटर था कि मेरा सर्दियों में कभी भी 6-7 हज़ार, मैक्सिमम 8 हज़ार रुपए बिल आता था। जी जी वो अभी सर्दी आई नहीं थी तो 20-20 हज़ार रुपए का बिल आना शुरू हो गया, जिसके खिलाफ फिर मैंने अपील की, सब कुछ की, लेकिन वो सब आपस में मिले हुए हैं। ये हम्म, करते ये हैं कि उधर गैस चोरी करवाते हैं इंडस्ट्री में, और जो कमर्शियल सेक्टर है उसमें गैस चोरी करवाते हैं। इनके सारे जो हैं अफसरान और इनके नीचे का तबका ये मिला हुआ है। ये गैस वहां पे चोरी होती है और फिर वो जो है उसके पैसे जो है वो आवाम के ऊपर डालते हैं, तेज मीटर लगाते हैं। बिजली के केस में भी यही होता है, इन्होंने जी स्पेशल मीटर्स बनवाए हैं और वो स्पेशल मीटर्स बनवा के जो ये चोरी करवाते हैं बिजली, वो डाल देते हैं ये अवाम के ऊपर। अवाम में जिस तरह भी मैंने इदारिया पढ़ के आपको सुनाया जंग अखबार का कि 25 रुपए का यूनिट हो जाएगा। मुझे ये बताएं इस गर्मियों में कौन अफोर्ड कर सकेगा 25 रुपए का यूनिट। ये तो इस मुल्क के साथ इन्होंने जो हशर किया है। अच्छा, हर चीज आप डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं पिछली हुकूमत पे। भाई आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है? पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था इस हुकूमत ने कि बाई 31 दिसंबर 2020 सर्कुलर डेट हम खत्म कर देंगे, ठीक है जी। जी 31 दिसंबर 2020 को सर्कुलर डेट जो था वो 2400 बिलियन था, 2.4 ट्रिलियन। जी 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 उसकी क्या वजह है कि ये फेल हो गए? अच्छा, ये कहा जब इन्होंने था कि हम इसको खत्म कर देंगे 31 दिसंबर 2020 तक, एक साल पहले कहा था, उस वक्त इन्होंने कहा था, ये जवाब दिया था कीमतें बढ़ाने के लिए कि हम जी बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमने ये इसको खत्म करना है सर्कुलर डेट को बाई 31 दिसंबर 2020। लेकिन बजाय खत्म तो क्या होना था, वो डबल हो गया। जी मतलब ये है कि बुरी तरह फेल हुए हैं ये बिजली की चोरी रोकने में, बुरी तरह फेल हुए हैं ये। अच्छा, एलएनजी पर, इंपोर्टेड कोल पर, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पर जब आप बनाएंगे बिजली, तो आपकी बिजली तो महंगी होनी है, मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा इसी बिजली के जरिए। आज की एक और खबर है, रिसर्च करके बताया गया है कि यही सर्कुलर डेट जो है इससे डबल हो जाएगा 2025 तक। तो अगर ये 2.4 ट्रिलियन से डबल हो जाएगा तो आप तो समझ लें कि मुल्क बिक गया, मुल्क तो सर्कुलर डेट में ही चला गया, जी दिवालिया हो गया आपका। तो इसका कोई हल नहीं है, इनके पास कोई टेक्नोक्रेट्स नहीं है। ये जो है अभी आईपीपीज को इन्होंने दे दिया, इतनी जो रकम बड़ी दी है उसका, जैसे ये जो एतराज़ात इन्होंने लगाए थे पिछली हुकूमत पे कि उन्होंने जब वो रिलीज की थी, क्या वही सारे एतराज़ात अब इस पर नहीं आ रहे? मतलब इतना बहुत सारी वो चीजें हैं कि आप सारा का सारा उन पर डालते जा रहे हैं इल्जामात। आपकी कारकर्दगी सिफर है, डिलीवर आप कर नहीं रहे।
फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अवाम आपको वोट भी दें। तो कोई अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। मैं तो जब देखता हूँ ना कि दूध जो है, जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब गए हैं, दूध जो है 30 रुपए लीटर था, जी आज 150 रुपए लीटर है। ठीक है जी। जिस दिन वो गए हैं, जो नान है और कुलचा है वो 2 रुपए का था, आज वो नान 15 रुपए का है। इस्लामाबाद में मैं बैठा हुआ हूँ, और वो जी कुलचा जो है, जो तिलों वाला नान होता है, वो 20 रुपए का बेचते हैं। ये 1000% इंक्रीज है इन ब्रेड, प्राइस ऑफ ब्रेड, 1000% इंक्रीज। जी जी जबकि इस 10 12 साल में यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो कीमत 12 साल पहले थी ब्रेड की, वही कीमत आज है। जो दूध की कीमत थी 12 साल पहले, वही आज है। हमारे यहाँ जी क्यों 1000% बढ़ गई? 1000%, कोई थोड़ी भी नहीं। ये सारी जो है ना, ये अच्छा, इनका काम था। देखें ना, इसमें डॉलर की फ्लक्चुएशन से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि दूध भी आपके मुल्क में पैदा होता है, गंदम भी आपके मुल्क में पैदा होती है, चीनी भी आपके मुल्क में पैदा होती है। तमाम जो फूड इन्फ्लेशन हो रही है, ये इस वजह से नहीं हो रही कि डॉलर, आपने रुपये की कीमत गिरा दी है डॉलर के मुकाबले में, नहीं। ये इस वजह से हो रही है कि आपकी मिसमैनेजमेंट है, आपकी बैड गवर्नेंस है, जो आपने बात की थी इससे पहले। ये क्या इनका काम था कि होल्डर्स को पकड़ें, जो मिडिल मैन है उसको पकड़ें। क्योंकि आपका सारा भी, ये शबर जैदी बैठ कर ये कह रहा था चंद दिन पहले टीवी पर कि जितना भी हराम का पैसा है, वो सारा का सारा ये जो मिडिल मैन है, आड़ती है, उसके जी जी पास इन्वेस्ट होता है, और ये होल्डर्स जो हैं वो सारा का सारा उठा लेते हैं, जो आपके आपकी प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल, और फिर उसको महंगा करके जो है मार्केट में लाते हैं, और उससे सारा ही कमाते हैं। ठीक है जी। जी अब जी मुझे जी ये बताएं कि होल्डर्स को इन्होंने पकड़ा नहीं, इन्होंने जो है ये मिडिल मैन है उसको पकड़ा नहीं, जो ताजिर हैं जो कि महंगाई कर रहे हैं, रोजाना के हिसाब से महंगाई हो रही है, उनको पकड़ा नहीं, जो स्मगल हो जाता है पाकिस्तान का फूड, जी जब अफगानिस्तान चला जाता है, आपका चिकन वहां जाता है, आपके अंडे वहां जाते हैं, आपकी हर चीज, लाइफ स्टॉक वहां जाता है, बकरे जिंदा चले जाते हैं ट्रकों में। जी आप जी स्मगलिंग हो रही है, आपके सामने हो रही है, आप नहीं रोकते। ये चीजें तो आप रोक सकते थे ना, स्मगलिंग भी आप रोक सकते थे, होर्डर्स को पकड़ सकते थे, जो माफियाज हैं डिफरेंट, इनको पकड़ सकते थे। आपने नहीं पकड़ा। ये ना, महंगाई, फूड की इन्फ्लेशन जो है इस वजह से हो रही है। ये इस वजह जी से नहीं हो रही कि जो है वो पिछली हुकूमत ये कर गई थी। ये आप हम्म, पिछली हुकूमत पे नहीं डाल सकते, ना आप जो है और किसी चीज पर डाल सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ जो है आपके लोगों के पास खाने को नहीं है, आपको इतनी ज्यादा महंगाई आपने कर दी है कि वो रोटी नहीं खरीद सकते। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसका नतीजा बहुत बुरा होना है। आवाम जो है देखें भूखी मर रही है। इसके बारे में कुछ अर्ज कीजिएगा। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि ये जो महंगाई है, ये तो है, महंगाई का जिन जो है, जो इन्होंने खुद ही निकाला है। बहरहाल उससे पहले मतलब अगर हम PMLN की गवर्नमेंट देख लें, अगर उसका कंपैरिजन अगर हम करें उनके आखिरी साल का और आज का अगर कंपैरिजन करें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें आ गया। अब सवाल इसमें थोड़ा सा, जो चूंकि आपने मिडिल मैन की बात की, तो मैं उस एंगल से भी थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा एक ई सहूलत मरकज़ बने हुए हैं। ठीक है जी, ई सहूलत मरकज़ नादरा ने बनाए हुए हैं, जो कि नादरा के बिहार पे काम करते हैं। वो करते क्या है? वो करते हैं, एक तो अगर आपने आम लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तो आप ई सहूलत पे जाएंगे, वहां पे फीस जमा करवाएंगे, और वो साथ मजीद कुछ 400-500 रुपया पर बंदा वो ले रहा है फालतू। यानी अवाम जो हैं, उनको बजाय फैसिलिटेट करने के लिए एक थर्ड फोर्स बना दी दरमियान में, थर्ड मैन, जो आपको मिडल मैन कह लें उसको, ई सहूलत इज मिडल मैन ना, वो फ्रेंचाइज किया हुआ ना उन्होंने पब्लिक के लोगों को। अब वो क्या कर रहा है? वो ओपनली कह रहा है जनाब कि आपके जो लाइसेंस की रिन्यूअल फीस इतनी है और 500 रुपया मेरी फीस है। ठीक है, अब एक तो वो को एडिशनल पड़ गया। अच्छा, अब वो वहां पे जमा करवाएगा, और उसके बाद जब वो लाइसेंस बन के आएगा महीने बाद, वो किसी और दफ्तर से जाके उसने कलेक्ट करना है जाके। यानी अंदाजा लगाएं जरा कि ये क्या हो क्या रहा है। इसी तरह ई सहूलत वाले जो है, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, इस्लामाबाद की जो टैक्सेशन है, जब आप टोकन लगवाते हैं गाड़ियों का, तो वो भी उनके थ्रू हो रहा है। ठीक है जी, उसमें भी क्या है कि उसमें भी वो एडिशनल पैसे ले रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ये सोचती नहीं कि अवाम कहां से जाएं। आप गवर्नमेंट तो IMF से ले लेती है, गवर्नमेंट चाइना से कर्जा ले लेती है, जो गवर्नमेंट सऊदी अरब से कर्जा ले लेती है, और मुल्कों से ले लेती है। अवाम बेचारे किधर जाएं? जराइम जो बढ़ जाएंगे डॉक्टर साहब। लोग हैं, देखें, जब भी महंगाई होएगी और आमदन कम होगी, तो दो तरह का रिएक्शन होगा। एक वो होगा कि लोग जो है वो खुदकुशियां करेंगे। ठीक है, आप देखा खुदकुशियां बहुत बड़ी थी पिछले दिनों भी, अभी भी कुछ ना कुछ सुनने में आता रहता है। अच्छा, दूसरे लोग वो होंगे जो क्राइम करना शुरू कर देंगे, फिर आप मोटरसाइकिलें पकड़ेंगे और
वो रास्ते में जाते लोग जो है ना वॉलेट छीनेंगे, मोबाइल शुरू छीनेंगे। हो गया है जी, वो हाँ वो कराची वाला हाल रावलपिंडी में हो गया है। पेंटिंग पे हो गया रोजाना सारा। तो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट स्ट्रीट का क्राइम का नाम कभी रावलपिंडी में सुना था आपने? अब स्ट्रीट क्राइम रावलपिंडी में रोज हो रहे हैं। वो आप जो अखबार उठा के लाहौर में देखेंगे हो रहा रोजाना, है, लाहौर में भी रोजाना हो था। रही है। मैं आपको दिखा दूं, ये आज का अखबार, स्ट्रीट क्राइम बेकाबू, जी जी मुतअद्दिद अफराद से मोबाइल, नकदी, जेवरात छीन लिए गए। ये रावलपिंडी की खबर है जी, जी जी। सब रोजाना होती है। ये पेज नंबर 2 पे जंग अखबार के। लाहौर में भी हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, सारे पाकिस्तान में हो रहा है जी। सारे पाकिस्तान में हो रहा है। अब आप देखिए कि मतलब ये जब सिचुएशन बनेगी तो जो नौजवान हैं, जब उनको जॉब भी नहीं मिलेगा, जो जॉब पे थे वो फारिग भी हो गए, कई कंपनियां बंद हुई आपने देखा, कई फैक्ट्रियों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। उसकी बजाय मेन वही थी, एनर्जी महंगी मिल रही थी उनको ना। अच्छा, अब अगर फैसिलिटेट किया भी गया थोड़ा बहुत, टेक्सटाइल सेक्टर को उन्होंने किया थोड़ा बहुत, जो उनका जो टैरिफ है रिवाइज किया। मुझे बताए आम आवाम जो हैं बेचारे, उनकी बिजली महंगी है, जिसने घर में 2 बल्ब जलाने हैं और एक पंखा चलाना है और एक आध शायद वो छोटा मोटा फ्रिज उसने रखा होगा। मुझे समझ नहीं आती कि बिल्कुल जो वहां पे जो बैठे हैं इनके इर्द गिर्द इमरान खान साहब के साथ, उनकी जो टीम है उनको थोड़ा सा उसको रिव्यू करना चाहिए। वो मुझे लगता है सारे वो बैठे हुए बाहर से आके, कुछ इधर के हैं, वो ऐसी क्लास के लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि अवाम के साथ हो क्या रहा है, और वो बैठ के उनको बहल सब अच्छा की खबर दे रहे हैं। अच्छा, जो जो सीजन पॉलिटिशियन के साथ लगे हुए हैं, पुराने जो मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ के इधर आए हैं, वो जो है जाहिर बात है कि वो भी, उनके लिए तो कोई मसला ही कोई नहीं ना कि आज इस पार्टी में बैठे कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। दे डोंट हैव प्रॉब्लम। आपको पता ही बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के हैं। और जिस तरह की ये अभी टिकटें दे रहे हैं, अभी जो सैंड की टिकटें जो अभी सामने आई हैं, इसमें वो फिर अगेन वही इलेक्टेबल की तरफ जा रहे हैं। जो लोग मालदार हैं उनको टिकट दे दिया गया है, जो जरा क्लोज हैं अपने उनको टिकट दे दिया गया है। ये देखा ही नहीं गया कि उनकी सर्विसेज पार्टी के लिए क्या है या हुकूमत के लिए क्या है। वो तो बयार ही कोई रहा ना। अच्छा, अब एक और पहलू है डॉक्टर साहब, वो मेरा ख्याल शायद हम मिस कर रहे हैं कि मुख्तलफ आप देखिए कारपोरेशन हैं, मुख्तलिफ जो अदारे हैं हमारे सरकारी, उनके सरबराहान नहीं अपॉइंट हो रहे। ठीक है, एग्जैक्टली। और अगर अपॉइंट करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं, दो बड़ी बड़ी मिसालें जिससे मैं खुद जो जिनको पर्सनली जानता हूं। देखें, ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर, जिसका काम है क्लाइमेट चेंज से मुतालिक हर स्टडी जो है वो कंडक्ट कराना और तमाम रिसर्च करना और उसकी जो है ऊपर काम करवाना, उसका जो हेड है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो 2.5 साल पहले उनके इंटरव्यूज करके बैठे हुए, लेकिन उसको अपॉइंट नहीं कर रहे। इसलिए अपॉइंट नहीं कर रहे कि वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो उस सीट पर खुद उसके पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं और वो किसी प्रोफेशनल आदमी को वहां नहीं अपॉइंट होने देते 2.5 साल से। दूसरी मिसाल, पीकेट, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, 1 साल से वहां पे कोई किसी किस्म का जो है डायरेक्टर जनरल नहीं लगा हुआ, खाली पड़ी है पोस्ट। अगेन वही बात है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको चला रहे हैं। इसी तरीके से तमाम डिस्कोस, तमाम जो आपके एनर्जी डिपार्टमेंट्स, क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट्स, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी देखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्ट के मुताबिक जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेड सिर्फ एक इंजीनियर लग सकता है। आपने नहीं लगाया। पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसका हेड इंजीनियर नहीं लगाया। आपने वापडा का हेड इंजीनियर नहीं लगाया। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं। इस वक्त 70,000, एक बहुत और आपके पास 70,000 इंजीनियर बेकार है, 70,000, और 25,000 का इजाफा हर साल इन बेरोजगारों में हो रहा है। इंजीनियर्स की सिर्फ बात कर रहा हूं। इस वक्त 3,000 PhDs बेरोजगार हैं। ठीक है जी, इस हुकूमत ने क्या किया उनके लिए? कोई किस तरीके से फैसिलिटेट उनको किया, किस तरीके से उनके लिए कोई जॉब्स क्रिएट की या उनकी फैसिलिटेशन कोई काम किया? बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। ये हेल्थ इंसाफ कार्ड की बात करते हैं। इस्लामाबाद सबसे महंगा शहर है। यहाँ आप किसी डॉक्टर के पास चले जाए, 5-5 हजार रुपए कंसल्टेंसी फीस लेने लगे हैं, और खुदा न खास्ता किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी पूरी जमीनें जायदादें बेचकर वो जो है बिल नहीं अदा कर सकता। यहाँ के प्राइवेट जो है इदारे, उनका प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं। आपका वो सेहत इंसाफ कार्ड आप इस्लामाबाद में किसको आपने दिया है? मुझे एक का नाम बता दें। ठीक है जी, आपका, आप कभी कहते हैं कि मैं KPK में सबको मिल जाएगा, कभी कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में सबको मिल जाएगा, कभी कहते हैं कि AJK में मिल जाएगा। आप इस्लामाबाद से शुरू करके मुझे दिखाओ। ये थोड़ी छोटी आबादी है ना, आप यहाँ के लोगों को तो ये सबसे महंगा शहर है, इसको यूरोप से ज्यादा यहाँ पे कीमतें हैं। इस्लामाबाद में एक कनाल का घर जो है वो 12 करोड़ से लेके और 85 करोड़ तक का है। ठीक है जी, ये तो यूरोप से महंगा है ये शहर। और इसकी आप मार्केट में जाके देख लें, यहाँ से आप कोई चीज खरीद के खा नहीं सकते। यहाँ के जो हलाल खाने वाले मुकीन हैं उनको जाके जुम्मा बाजारों से वो जो है सब्जी और
गोश्त खरीदना, गोश्त तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, तो चिकन वगैरह खरीदना पड़ता है। यहाँ जो गोश्त है, जो छोटा गोश्त है, वो 1500 रुपए किलो बिक रहा है। जी यहाँ जो अंडे हैं वो तकरीबन 200-250 तक गए थे, अब कुछ कम हुए हैं। तो जी ये बात है कि वो आपका सेहत इंसाफ कार्ड यहाँ से क्यों नहीं शुरू होता, इनके लोगों को क्यों नहीं मिलता। एक और बात आज बड़ी हैरान कौन समझ आई मैंने पढ़ी है कि जो मेडिकल कॉलेजेस की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी है, जी वो जी सुना है कि 17 लाख तक कर दी गई है। किसी को है होश कि ये किधर से, ये फिर जो 17 लाख एक साल की फी देगा और 2-2.5 करोड़ में जो डिग्री करवाएगा अपने बच्चे को, जाहिर है जी कि वो फिर लूटेगा भी, हराम भी कमाएगा। एक पहलू तो ये भी आप ज़हन में रखिए कि ये जो मुख्तलिफ कंपनियां बना दी हैं गवर्नमेंट की, पब्लिक कंपनियां, इसमें आप देखिए कि इन्होंने स्वाय कास्ट बढ़ाने का कुछ भी नहीं किया। इवन डिस्कोस को ले लें आप जेनको को देख लें, आप दीगर कंपनियां जितनी बनाई गई हैं, तो कोई एफिशिएंसी में फ़र्क आया हो, या क्वालिटी ऑफ सर्विस में फ़र्क आया हो, या कोई और चीज़ कोई आई हो, सेविंग के बजाय लेविशली खर्च हो रहा है। गाड़ियां लेके दी जा रही हैं, गाड़ियां मिस यूज हो रही है, फ्यूल मिस यूज हो रहा है। अब यही जो काम था, जैसे अब हम वापडा को अगर ले लें, वापडा एक अथॉरिटी होती थी, आपको याद होगा डॉक्टर साहब, उसके अंडर चीफ इंजीनियर होता था, एससी होता था, फिर उसके बाद एक्सीएन होते थे, और वो काम कर रहे थे। अब क्या किया इन्होंने, डिस्कोज बना दी। जब डिस्कोज बना दी तो उसके ऊपर एक चीफ एग्जेक्टिव आ गया। चीफ एग्जेक्टिव बड़ा हैवीली पेड होता है। फिर उसके बाद उसके नीचे चीफ इंजीनियर्स भी होते हैं, फिर उसके बाद जनाब सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग भी होते हैं, एग्जेक्टिव इंजीनियर्स भी होते हैं, एसडीओज भी होते हैं। वो काम वही हो रहा है, काम के पेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना क्वालिटी बेहतर हुई है। तो एक तो ये है कि ये जो ट्रेंड चला था, ये चला तो अगरचे पिछली गवर्नमेंटों ने शुरू किया था बहरहाल, लेकिन इसको रिव्यू करना चाहिए। एक तो ये कि इसमें इससे कास्ट बढ़ी है, इससे गवर्नमेंट के अखराजात बढ़े हैं और अवाम के ऊपर बर्डन बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत, जैसे गैस को ले लेना आप, अब गैस के अंदर जो भी कुछ होता है उसकी कीमत बढ़ा के अवाम के ऊपर डाल दी जाती है। इस तरह बिजली का रेट्स बढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब मैं आता हूं आपके उसकी तरफ। देखिए, एजुकेशन को उन्होंने कर दिया कमर्शलाइज। ये ज्यादा शुरू की थी वैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को ऑटोनमस बना दिया। अब एक गरीब का बच्चा जो राजनपुर से पास होकर आता था मैट्रिक ऑन मेरिट पे, अच्छे नंबर ले लेता था, मार्क्स ले लेता था, उसको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल जाता था। वो यहाँ पे आके फिर कुछ स्कॉलरशिप को इधर उधर कर कर आके वो पढ़ा के कोई अच्छी पोजीशन पे चला जाता, कोई मेडिकल में या किसी इंजीनियरिंग साइड पे चला गया या सीएसएस कर गया। उसको इन्होंने कर दिया कमर्शलाइज, यानी ऑटोनमस कर दिया कि अभी खुद अपने जनरेट करो। उससे क्या हुआ, उन्होंने प्रोफेसर्स की तरह बढ़ गई, उनका जो प्रिंसिपल उसकी तरह बढ़ गई, अखराजात बढ़ा लिए, सारा बर्डन डाल दिया उनके ऊपर। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज हुआ था, उसके बाद फिर बाद में परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने एफसी कॉलेज को भी दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको कमर्शलाइज, एजुकेशन को कमर्शलाइज कर दिया। अब जो हेल्थ की ये जो अभी बात बता रहे हैं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिला हो। मेरे ख्याल हजारों डॉक्टर हैं जो जॉबलेस हैं, कई ऐसे जो मुल्क से बाहर चले गए, जो अफोर्ड कर सकते थे, या किसी तरीके से उनका कोई एडमिशन हो गया कहीं, वो चले गए। अब एक तो ये कि इसको थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। जैसे वकला बहुत सारे बना लिए इन्होंने, बहुत सारे लॉ कॉलेज खोल के, इस तरह इतने मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है कि नहीं है, पहले ये भी देखना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी सब्सिडी जो होती है, उसका पहले डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है कि कितनी डिमांड है, कितने होने चाहिए, उस हिसाब से प्लान किया जाता है कि फ्यूचर में हमें इतने डॉक्टर चाहिए एमबीबीएस, फ्यूचर में हमें इतने इंजीनियर चाहिए फलानी फील्ड के, फ्यूचर में इतने हम फलाने चाहिए ताकि वो सीएसएस कर सके या जो भी कुछ कर सके। कोई प्लानिंग तो है कोई नहीं है, प्लानिंग डिवीजन बना हुआ है, पता नहीं क्या करता वो। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई थिंक टैंक सिस्टम नहीं है। रिटायर्ड सीनियर लोग जो हैं, जो तजर्बाकार हैं, वो फिर रहे हैं बेचारे, उनको पेंशन भी दे रहे हैं। ये उनके सर्विस को यूज करें, थिंक टैंक बनाएं, उनके रेलिवेंट डिपार्टमेंट के मुतलका उनके जो एडवाइजरी काम उनसे लें, और ये प्लान करें अगले 5 साल बाद। अब कुछ मनसूबे बनते थे, आपको याद होगा पहले 5 साल मनसूबा बनते थे। अच्छा, मैंने तो, मेरा ख्याल, आई डोंट नो आपने कुछ सुना या न सुना, मैंने तो कोई नहीं सुना कि अगला 5 साल मनसूबा बन गया कि नहीं बना। अगर बना तो किधर है? अब नहीं बनते। तो ये अब ये अयूब खान के डॉक्टर महबूबुल्लाह साहब जो थे, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। वो बनाया करते थे ये इस तरह के मंसूबे 5 साल। और उनसे जो साउथ कोरिया है, उसने अपना जो है प्लान बनवाया लेके था, गए और साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वो उनकी बड़ी इज्जत है वहाँ उनके नाम की अभी तक।
और पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल भूल गए। यानी ये आप देखें, एक मैं आपको मोटी सी, मैं सॉरी मुझे बात याद आ गई, आपकी बात कट रही है। जी जो जी बिजली का है ना जी, इस वक्त आपके पास 36,000 मेगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है जी, जी आपने लगा दिए पावर प्लांट्स, और जी इतने ही तकरीबन पाइपलाइन में लग रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं। आप उनको जो है ना एलओआई इशू करके लगवा रहे हैं, और भी इतने ही और आ जाएंगे, 72,000 हो जाएगा 2030 तक। अच्छा, जबकि सर्दियों में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हज़ार मेगावाट है सिर्फ, और गर्मियों में 17-18 हज़ार मेगावाट तक चली जाती है। चलो ये कहते हैं जी 22,000 हो जाती है, मैं 22 भी मांग लेते हैं आप। जी जी आपने 36,000 तो लगाए हुए हैं ना। आपकी जब 7-8 हज़ार होती है सर्दियों में, बाकी सारी की सारी आप कैपेसिटी पेमेंट्स कैपेसिटी कर के रहे तो होते जाएगा। हैं, बगैर चलाए हुए पावर प्लांट्स को वो लोग उसके पैसे ले रहे होते हैं। इसी से बिल्कुल आपके सर्कुलर डेट में इजाफा होता है। ये प्लान करना किसका काम है? प्लानिंग कमीशन में एक मेंबर एनर्जी होता है। जी जी ठीक है जी, वो प्लानिंग कमीशन का मेंबर होता है, मेंबर एनर्जी कहलाता है। ये उसके डिपार्टमेंट का काम है कि ये प्लान करे कि मुल्क में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितने आप पावर प्लांट्स लगाने चाहिए, और कितने जो है इस वक्त लग गए हैं, और कितनों को और इजाजत देनी चाहिए। उसके बाद फिर नेपरा है। जी नेपरा का ये काम होता है कि वो देता है जनरेशन लाइसेंस, और वो देता है टैरिफ। नेपरा भी यही स्टडीज करवाता है कि मुल्क में जो है कितने पावर प्लांट्स लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए, कितने इस वक्त रिक्वायरमेंट है, अगले 10 साल में कितनी होगी, 20 में कितनी होगी, 50 में कितनी होगी। फिर एनटीडीसी है, इसके अब जी यही काम है। ये इदारे जो है इन्होंने क्यों लगने दिए 36,000 मेगावाट, और क्यों अब और लगने दे रहे हैं इतने सारे? ठीक है ना जी। तो ये एक टोटल फेलियर है ऑफ प्लानिंग। अच्छा, या तो ये बात है कि ये इनको प्लान करना नहीं आया, या दूसरी तरफ ये है कि सियासतदानों ने जब लगाने होते हैं, बात यह है कि जब जो आपके सियासतदान है वो खुद ही जो है बिजनेसमैन भी हों, जी जी बिल्कुल सही। तो वो जो है वो खुद अपने पावर प्लांट्स भी उन्होंने ही लगाने हो, और उसी से उन्होंने जो है कमाना भी हो, उस पर किकबैक्स भी लेने हो, उसका जो फ्यूल आता है उस पर जो है वो कमीशन भी लेने हो, तो फिर वो इनको बाईपास कर देते हैं, या जी जी इनको इस्तेमाल करते हैं, बाईपास नहीं भी करते, इनसे साइन करवा लेते हैं कि हाँ जी आप अप्रूव करें। इसका कोई हल है जी? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। असल में यही चीज है ना कि जिसका काम उसको करना चाहिए। आपने जेहन में रखा होगा, आपने देखा होगा बिजनेसमैनों को, मैंने भी देखा, चूंकि मैं कॉर्पोरेट लॉयर भी हूँ, तो मैं कंपनियों को देखता हूँ। बिजनेसमैन जो होता है वो हर चीज को कमर्शियल एंगल से देखता है। वो यानी जितनी भी रिश्वत जो है जिसका आगाज हुआ या जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो बिजनेसमैन उनका रोल काफी सहारा है उसके अंदर, क्योंकि वो एक चपरासी के साथ भी तल्लुकात खराब नहीं करता, और वो उसको कोई ना कोई इंसेंटिव देता है। मैंने हर जगह पे उसने 2+2 4 की बजाय 2+4 6 करना है उसने ना, उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट की बात करनी है। अब जब बिजनेसमैन, आपने देखा होगा बिजनेसमैन जब किसी भी पोजीशन में हो तो अपने बिजनेस की तरफ फोकस उसका ज्यादा होता है। अब ये जो हमारे पॉलिटिशियन जो बिजनेसमैन है बेसिकली, जब ये किसी मुल्की दौरे पे भी जाते हैं ना, गैर मुल्की दौरे पे, तो वहां पर भी आप देखिए कि वहां पे भी जाके वो अपने बिजनेस के एंगल से वहां पे फिर रहे होते हैं, और वहां के जो लोकल जो काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं या पोटेंशियल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता रहता है, उनकी सब नेगोशिएट चल रहा होता है। ये बहुत सारी बातें कई बार निकली है इस तरह की कि वहां जाके मियाँ साहब जाते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते थे, साथ बहुत सारे बिजनेसमैन ले जाते थे अपने ना, और वो जाके अपने बिजनेस की वहां बात कर रहे होते थे, मुल्क के लिए नहीं बात कर रहे होते। तो ये है कि जो बिजनेसमैन है इसने इस मुल्क के अंदर आके, मैं समझता हूँ कि उनको, जो बिजनेसमैन को अगर आप गवर्नमेंट में लाएंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी भी एक दो लोग ऐसे बैठे हैं कि जो सरकारी ओहदे पे भी बैठे हैं और साथ वो बिजनेस भी कर रहे हैं अपना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो ये जो है इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। अब मेन चीज है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू करे इमरान खान साहब जो हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो गिर गए हैं चंद एक लोगों के दरमियान, उनका अवाम के साथ डायरेक्ट रब्ता खत्म हो गया मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने तो नहीं कभी देखा कि अवाम के अंदर घुल मिल गए हों या अवाम के पास गए हों और अवाम की बातें सुन रहे हों। कभी कभार कोई एक आध हॉस्पिटल में उनको मैंने फिरते देखा जाके, अदरवाइज तो कहीं वो नहीं मुझे नजर आए। तो वो भी अवाम, अरेंज होता है जी। जी वो भी अरेंज होता है। अच्छा, जब अवाम और हुक्मरान के दरमियान आप देखिए फासला बढ़ जाता है ना, हमेशा वहां पे नाकामी होती है हमेशा, क्योंकि हुक्मरान अंदर बैठ के उसको जो वहां पे प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से या जो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी तरफ से,
वो सब अच्छा कहा जा रहा होता है, और वो बैठा बैठा कैलकुलेट कर रहा था बड़ा जी बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन ये अच्छी बात आपने सुनाई कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इनकी आंखें खुल जाएंगी इसके अंदर, इनको पता लग जाएगा भी कि आम ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है सिलसिला। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रहा था इसके साथ साथ अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर दो चीजें आपने देखा होगा कि एक तो ये कि गवर्नमेंट ने कहा जी कि इसको हम सीक्रेट बैलेट के बजाय इसको हम ओपन बैलेट के जरिए करते हैं, जबकि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है बड़ी वजाहत के साथ कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन जो होंगे वो थ्रू सीक्रेट बैलेट होंगे। अच्छा, इसके ऊपर फिर आपने देखा होगा कि इन्होंने असम्बली के अंदर भी ले गया, उसको बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, रेफरेंस भी भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और साथ एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया जो कंडीशनल है। अच्छा, ये कंडीशनल ऑर्डिनेंस की पहली बार मैंने मिसाल सुनी है। अब जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है एक सुप्रीम लॉ, ठीक है सर, दो लॉ होते हैं ना, एक सुप्रीम लॉ होता है, एक सबऑर्डिनेट लॉ होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ के अंदर क्लियरली ये बता दिया गया आर्टिकल 226 जिसका मैंने जिक्र किया, उसको ऑर्डिनेंस जो है ओवरराइड नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ओवरराइड कर सकता है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये बड़ी वाज़ेह सिचुएशन है। अब मुझे ये बताएं कि मुझे तो ये लग रहा है कि इनके अंदर जो थोड़ी टूट फूट चल पड़ी है, मुझे लगता है, और इनको पूरा यकीन है कि इनके जो अपने वोटर्स हैं वो या तो बिक रहे हैं या बिक जाएंगे, या फिर ये कि वो इनसे तंग आ गए हैं या इनसे कोई नाराज हैं तो वो दूसरी तरफ वोट डाल देंगे। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? जी, मैं अर्ज करूं, देखें, मेरा ये ख्याल है कि ये बजाते खुद इंतहाई कंजूस आदमी है। जी ये अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहते, और सेनेट के इलेक्शंस में जब से पाकिस्तान बना है और ये इस तरह के इलेक्शन शुरू हुए हैं, तो सेनेट में आपको भी मालूम है कि पैसे से ही खरीदा जाता है सेनेटर्स को। तो इनको ये नहीं चाह रहे हैं कि ये पैसा लगाएं, जैसे कि इन्होंने पहले लगाया था। देखें, जो वीडियोस आपके पास आई हैं, हम सब ने देखी हैं, पहले इन्होंने पैसे से ही खरीदे थे ना ये सेनेटर्स। तो अब ये जो है पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे, और ये चाह रहे हैं कि हम जो है उनको हमारे जब वो ओपन बैलेट होगा तो कोई हमारे मुंह के ऊपर हमें ना नहीं करेगा और पता नहीं चलेगा। और अगर हमने ये सीक्रेट बैलेट होने दिया तो और हमने पैसे खर्च ना किए तो ये जो इनको दूसरा पैसे देगा वो इनको ले जाएगा। ये सीधी सी ये बात है। ये कंजूस लोग हैं। अब इनका ये हो गया है कि जी अपनी तो एक दमड़ी भी खर्च ना करो, और जो है ना बस सब कुछ जो है अपनी ही जेब में डालो, जो जिस तरीके से भी आए। अब आप ये देख लें सब्सिडीज इन्होंने किस किस को दी हैं। एक से एक बड़ा जो बिजनेसमैन है, एक से एक बड़ा जो सनतकार है, एक से एक बड़ा जो जागीरदार है, उसको सब्सिडीज दी हैं। जो बिल्डर्स हैं, जो टाइकून्स हैं प्रॉपर्टी के, वो सारी सब्सिडीज ले गए। आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कैसी कैसी सब्सिडीज दी हैं, मैं आपको वो कंस्ट्रक्शन पैकेज पे मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको भेजूंगा। जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है, उनको ये कहा है कि 90% टैक्स रिबेट है तुम्हें। सारे बड़े बड़े सेठ जो है वो कंस्ट्रक्शन में, सारे बड़े बड़े जो है, अच्छा वो बिल्डर्स हैं, वो उनकी अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, बड़े बड़े वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको 90% टैक्स में रिबेट, प्लस ये कि किसी ने किसी को अगवा करके तावान लिया है, ठीक है, जो पैसा उसने रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, किसी ने जो है वो रिश्वत ली है, कमीशन लिया है, किकबैक्स लिए हैं, हराम का पैसा उसने बाहर रखा हुआ है, किसी ने और किसी तरीके से हुंडी के जरिए हराम का पैसा बाहर भेजा, यानी जो जो उसने किसी भी तरीके से हराम कमाया है और उसने पैसा बाहर रखा हुआ है, अब वो पैसा इजाजत दी गई है कि आप लाके इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर दें, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं करप्शन को पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करप्शन के अलावा दूसरी बात ही नहीं कर रहे। यहाँ ये कह रहे हैं कि करप्शन का जितना पैसा है वो लाओ और इन सेठों के प्रोजेक्ट्स में लगा दो, हम तुमसे नहीं पूछेंगे। बजाय गरीब को सब्सिडी देने के, जो मर गया, जिसके लिए रोटी 20 रुपए की हो गई, कुलचा 20 रुपए का हो गया, नान 15 का हो गया, रोटी जो है 12 रुपए की हो गई इस्लामाबाद में, उस आदमी को मार दिया, उसको तुमने सब्सिडी ना दी, ठीक है, कि उसको सब्सिडी देकर उसको सस्ती रोटी दे दो। और तुमने इन खरबपति जो माफियाज हैं, इनको तुमने हर किस्म की सब्सिडी दे दी, इनको 90% टैक्स रिबेट दे दिया। फिर कहते हो कि जी हम करप्शन के खिलाफ हैं। ये किस किस्म के, आप किसको धोखा दे रहे हैं? और कौन वो लोग हैं जो धोखा खा रहे हैं? क्या सारे जाहिल हैं? आजकल तो जो जाहिल भी है ना जी, उसके हाथ में मोबाइल फोन है और वो सब समझता है, उसको सब समझ आती है। जी जी। तो इस बलदियाती इलेक्शन में इनको लग पता जाएगा
बिल्कुल सही। अगर एक भी सीट ये लोग ले गए ना इतने धोखेबाजी के बाद, तो मुझे तो बड़ी हैरानगी होगी। इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा देख लेते हैं इसको ना। ये जो जो बाइडन की गवर्नमेंट अब आ गई है, आपने देखा कि एक तो आज अभी की खबर थी कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इम्पीचमेंट जो शुरू की गई थी, वो सेनेट ने उसको आप कह लें रिजेक्ट कर दिया है। और जो बाइडन एक्चुअली जो वो रिजेक्ट इसलिए, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे जी एक चीज जी बताऊं। अब एक्चुअली तो ज्यादा वोट्स पड़े हैं कि इसको इम्पीच करना चाहिए। जी 47 इसके अगेंस्ट पड़े हैं, 54 शायद इस हक में पड़े हैं, लेकिन उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है फॉर समझो, इम्पीचमेंट। और टू उस वजह थर्ड से नहीं मिल सकती, हाँ जी, इस नहीं। वजह से वैसे वो। वैसे भी डॉक्टर साहब, अगर हम अगर रैशनली भी बात करें ना, मेरी बात सुने, जो इम्पीचमेंट है ना, इम्पीचमेंट में और आप कह लें कि किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फर्क होता है, ठीक है ना। इम्पीचमेंट बेसिकली उसका जो कोर पर्पज होता है वो होता है कि उसको ओहदे से हटाना, प्रेसिडेंट को, ठीक है ना जी। अब जबकि वो ओहदे पे है ही नहीं वैसे, अगर देखा जाए, हम मतलब न्यूट्रली अगर बात करें, तो ऑब्जेक्टिव इम्पीचमेंट का होता है प्रेसिडेंट के खिलाफ कि उसको ओहदे से हटाया जाए। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि ये जी। क्यों जा रहे हैं, अब तो उतर भी गया, वो चला भी गया, अब हाँ। क्यों इम्पीचमेंट में जा रहे हैं। जी तो जी मुझे उन्होंने ये बताया कि जी बात ये है कि हम लोग जब जंग अजीम दोम हुई थी ना, और इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें जो क्राइम्स किए थे नाजीज ने, सो कॉल्ड क्राइम्स, ये लोग क्राइम्स कहते हैं, हम उसे किसी और तरीके से देखते हैं। तो वो इन्होंने 25 साल, 30 साल, 50 साल बाद भी कोई अगर मिलता है ना इनको, तो वो उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, उसको वो सजा देते हैं। ठीक है जी। जी ये लोग छोड़ते नहीं है, क्राइम किसी ने किया हो चाहे वो 100 साल बाद इनको मिले। एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि ये इसने जो, ये कहते हैं कि इसने इंसाइट किया, इसने उनको उभारा कि तुम जाओ और जाके वहां उस पर हमला करो, वाशिंगटन में, कैपिटल हिल पे। ठीक है जी। जी। ये इसको ये बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं, जो कि कई 100 साल के बाद इस तरह की कोई और ये हरकत की बहुत गई। बढ़िया, तो पहली एकदम। इसको वो कहते हैं कि हमने इसलिए इसको सजा देनी थी। दूसरी बात यह है कि इसको फर्क क्या पड़ता। अच्छा, इम्पीच हो जाता, आप कहते हैं कि जी अच्छा वो तो उतर गया, अब वो इम्पीच हो भी जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। उसको ये इसको फर्क पड़ता है कि उसकी $2 लाख साल की पेंशन है एज हाँ प्रेसिडेंट, एक्स हाँ प्रेसिडेंट। ठीक है जी। उसको जी इम्पीच हो जाता तो वो ना मिलती, तो वो उसका डायरेक्ट मॉनेटरी जो है नुकसान होता। जी जी। तो ये इसके चीज, अलावा ये होना, इसके अलावा ये होना था कि इन फ्यूचर वो कैंडिडेट भी ना बन सकता इलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। वो तो वैसे भी हाँ जी नहीं बन सकता क्योंकि एक दफा नहीं है। नहीं, बन सकता है, एक बार बन सकता है ना, क्योंकि दो बार एक तो बार रह। बन जी। तो वो उसको एक तो उससे रोकना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है मेन वजह ये थी। अब रहा सवाल, देखे ना, जब ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट अगर किसी से कोई कमिट हो जाए ना जराइम, तो जब वो प्रेसिडेंट के ओहदे से हट जाता है, तो आम जो लॉ होते हैं ना, जनरल लॉज, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है जनरली, ठीक है ना। अब एज इम्पीचमेंट इज स्पेसिफिकली फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और इस तरह हमारे मुल्क के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ही होती है। अब जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और उस दौरान अगर उसने कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस किया है या कोई और चीज सिविल रॉन्ग की है, तो ऐसी सूरत में जो जनरल लॉ के तहत कार्रवाई वो कर सकते हैं, की जा सकती है, ठीक है ना। चलो खैर, ये तो अब हो गया। अब ये जो बाइडन जो है, ये चूंकि जाहिर बात थोड़ा मुतदिल है एज कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो पता ही नहीं चलता था ना कि वो किस वक्त क्या करने वाले हैं। तो उनको तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के लोग भी जो थे वो सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि उनका जो मर्तबा एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का, बहुत बड़ा एक मर्तबा होता है और उसकी बड़ी आप कह लें अहमियत होती है। तो उस लिहाज से उस जमाने में आपने देखा होगा, आखिरी जो ट्रंप के 2 साल हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट उसकी अहमियत ही कम हो गई थी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की। जो जो बाइडन आ गए हैं, इसका क्या आप इम्पैक्ट समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से, इंडिया के हवाले से और ईरान के हवाले से और अरब कंट्रीज, सऊदी अरब वगैरह, इसका क्या आप समझते हैं कि इसके क्या क्या तब्दीली लगती है बज़ाहिर यूएस की पॉलिसी के अंदर बिकॉज ऑफ दिस चेंज। देखिए जी, जब से ये आए हैं, नया प्रेसिडेंट आया है, इसने आते के साथ ही वो जो मुसलमान मुल्कों पे, चंद मुल्कों पे ट्रंप ने पाबंदी लगा दी थी ट्रैवल की, कि जी वो जी यूएसए को ट्रैवल नहीं कर सकते। इसने सबसे पहले वो उठाई इन एन एग्जेक्टिव ऑर्डर, थ्रू एन एग्जेक्टिव ऑर्डर। ठीक है जी। तो जी ये मुसलमानों के खिलाफ बायस नहीं है, और जी इसने कई मौकों पर ये कहा है, बाकायदा इजहार किया इस चीज़ का, कि वो जिस तरह बायस था जी ट्रंप, ये बायस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी तरह जानता है, पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा समझता है। ये समझता है, रिकग्नाइज करता है कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इन वॉर ऑन टेरर।
और पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत हेल्प की है, ये इसको बिल्कुल मानता है, और इसको जो है पाकिस्तान से बहुत दोस्ती करना चाहता है और पाकिस्तान के साथ ये बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ एक जो बात हुई है वो ये है कि जो डैनियल पर्ल का जी जी। ये केस था, उस केस में वो जो उसको, अब जाहिर है कि हमारी कोर्ट्स ने वो किया, हुकूमत ने तो नहीं उसको जो है रिहा किया, लेकिन फिर भी वो अंडर कस्टडी है, उसको एक जो है रेस्ट हाउस में रखा हुआ है। लेकिन जब कोर्ट ने उसको किया है तो हमारी कोर्ट्स तो आज़ाद है ना, अमेरिकन को ये भी समझना चाहिए कि हमारी जी कोर्ट्स आज़ाद हैं। उससे ये है कि जो सुनने में आया है कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो उस जैसे नहीं रहे जो होने चाहिए। दूसरा ये है कि अभी वो अपने जो काम हैं जो शुरू में करने होते हैं एक मुल्क को चलाने के लिए, जो गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं, अभी वो उनमें मसरूफ है और ही इज़ वेरी बिजी। जी उनसे जी। फारिग होकर फिर वो जो है इस तरफ आएगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या रखनी है और अफगानिस्तान के बारे में क्या उसकी पॉलिसी होगी। ईरान से बेहतर ताल्लुकात वो बनाएगा, ट्रंप की तरह नहीं होंगे। जी मैं समझता हूँ इसी तरह अरब मुल्कों से भी उसके ताल्लुकात बेहतर होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं जी उनके जी बारे में उसके जो ख्यालात हैं, मैं अब कहूँगा नहीं, लेकिन वो आपने पढ़े होंगे जी। कि वो उसके अपने ख्यालात हैं, और वो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रंप के उसके जो थे। तो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत तब्दीली, बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी अमेरिकन और पाकिस्तानी रिलेशनशिप में, और अमेरिकन और मुस्लिम कंट्रीज की रिलेशनशिप में। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जो है इसके लिए उसने तैयारी की हुई है कि अब चूंकि हालात चेंज हो गए यूएसए के अंदर, और इसको इनकैश किया जाए और फ़ायदा उठाया जाए इसका, इसके लिए क्या हमारी जो वजारत खारजा है, लगता है बज़ाहिर आपको कि ये तैयार हैं उसके लिए? बात यह है जी कि ये तो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इनको तो एक ही चीज़ है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इनके जी जी। पास तो सिर्फ सिवाय एनआरओ नहीं दूंगा के अलावा ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई इनकी प्लान है, ना कोई इन्होंने डिलीवर किया है और करना है, तो इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये जो है ना इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, ना इनकी एम्बेसीज इस तरह काम कर रही हैं जिस तरह करना चाहिए। आप देख लें कि इंडिया की एम्बेसी किस तरह काम करती है, किस तरीके से उन्होंने अपना, यानी एक टेररिस्ट मुल्क होते हुए वो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कराने को चले थे, ठीक है, जबकि खुद टेररिस्ट हैं दुनिया में। तो हमारी एम्बेसीज तो बिल्कुल काम नहीं करती जो उन्हें करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करती। वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो होती हैं अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और जो अब जानने वालों की, ठीक है ना जी, उन लोगों को वहां लगाया जाता है। मेरिट पे तो यहाँ कुछ होता नहीं। जब आप मेरिट पे लोग नहीं लगाएंगे, जब राइट मैन एट द राइट जॉब नहीं लगाएंगे, तो हर शोबा तबाह होगा आपका। फॉरेन ऑफिस तो छोड़ें, आपका अल्टरनेटिव एनर्जी का शोबा तबाह हो गया, आपका जी जो है ना क्लाइमेट चेंज का ये जो शोबा है तबाह हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग का, जितने कंस्ट्रक्शन के शोबे हैं तबाह हो गए। जो ये तीन शोबे तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनको तबाह बर्बाद कर दिया आपने नाअहल लोग लगाकर, जिनका ताल्लुक ही नहीं है कोई इस शोबे से। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि लॉ में क्या हो रहा है और बाकी जी। शोबों में क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब ये तो मैं नहीं बताइए। समझता कि ये लोग तैयार हैं किसी भी किस्म की चीज के लिए। ये सिर्फ इनके पास हर चीज का एक जवाब है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल होगा आपके लिए, कि अगर आप इसके ऊपर रोशनी डालना चाहें। इंडिया के अंदर जो ये किसानों का जो सिलसिला चल रहा है, आपने देखा कि वहाँ पे अ, अभी तक किसान जो है डटे हुए हैं, और मोस्टली उसके अंदर आपको पता है सिख लोग हैं, जिन्होंने खालिस्तान का परचम भी आपने देखा होगा कि लाल किला के ऊपर लगा दिया था। तो आप उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या वो इंडिया की डिसइंटेग्रेशन की तरफ नहीं ये कदम चल रहा या बढ़ रहा? इनका जो 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 कैंपेन है, जिसको वो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब इजी ले रहे हैं, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, तो क्या ये खालिस्तान बनने तो नहीं जा रहा? और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर मजीद भी तो आपने देखा ना कि कई तामल हैं या मुख्तलिफ हैं जो किसी ज़माने में आवाज़ उठाते रहे हैं अपनी सेपरेशन के लिए। तो उस तरफ तो नहीं इंडिया जा रहा, डिसइंटेग्रेशन की तरफ? देखिए, अब से कुछ अर्से पहले तक तो ये सिर्फ कुचल रहा था मुसलमानों को, और कश्मीर में इसने जी जो कुछ किया वहाँ पे कर्फ्यू लगाया और उनको जो है बिल्कुल समझे कुचल दिया और उन पे जुल्म किए, इस कदर वो कर रहा था। उसके बाद ये शुरू हो गया बाकी जो है अकलियतों के खिलाफ, और इसने एक इस तरह का कानून बनाया कि बाकी अकलियतें इसके खिलाफ खड़ी हो गई। अच्छा, वहाँ पे भी नहीं ये रुका, इसने फिर एक और काम ये किया कि ये जो तीन किस्म के लॉज ये ले आया इसके जी किसानों के लिए। ये अब पाकिस्तान में भी कुछ देखें, अगर ब्रॉड पिक्चर देखी जाए तो हो क्या रहा है कि जो
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जी जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो अपना होल्ड चाहते हैं हर मुल्क में। उसके लिए वो फिर बड़े बड़े चंदे देते हैं और फिर उन सियासतदानों को वो इस्तेमाल करते हैं जब वो पावर में आ जाते हैं। जी पाकिस्तान में भी यही हुआ है। इन्होंने बड़े बड़े चंदे देकर अपनी हुकूमतें बनवाई हैं अपने जो खैर ख्वाहों की, और उसके बाद उनके ज़रिए वो उनकी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं और फिर सारी मराहत लेते हैं और सब्सिडीज़ लेते हैं। एक पाकिस्तान में ये हुआ, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी यही हो रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ गई हैं, वो चाहती हैं कि जो उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर है जी वो कॉरपोरेट जो बड़े इदारे हैं उनके अंडर आ जाए, जिसमें कि इनके बड़े बड़े सेठों के नाम आते हैं कि वो जी उनकी कंपनीज हैं, वो उनके ताल्लुकात जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हैं, कि आम किसान को कुछ ना मिले और उसकी जो पैदावार है वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा लें और फिर वो उसको जो है जिस तरीके से भी आगे बेचना चाहें। और वो कंपनीज हैं ज़्यादातर यहूदियों की हैं, जी यहूदियों के साथ मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सारी इस तरीके से एक चेन है और उसका नतीजा ये हुआ है कि सारे इंडिया के किसान खड़े हो गए और किस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई है कि इतनी शदीद सर्दी में वो बैठे रहे हैं दिल्ली में आकर और खुले आसमान के नीचे बैठे रहे हैं। बहुत सिख एक बहुत जो है जानदार कौम है और जी बहुत सख्त जान कौम है और वो इस तरह मेरे ख्याल है कोई दूसरी कौम कर नहीं सकती। और ये इसको सिखा देंगे, मजा चखा देंगे एक दफा कि इसने किसके साथ पंगा लिया है, किस कौम के साथ लिया है। सिख इतनी आसानी से हार जी मानने वाले नहीं। लेकिन मोदी का ये है कि इसकी ये सरिश्त में है कि ये इसने दूसरों को तंग करना, कोई ना कोई जो है इस तरीके की शोषा छोड़ना कि अगला जो है बुरी तरह तंग हो, परेशान हो। उसको ये कत्लेआम से बाज नहीं आता जो इसने भोपाल में किया था, 4,000 मुसलमानों का किस तरह कत्ल किया इराक था, तो ये इससे भी बाज नहीं आता। पाकिस्तान पे इसने हमला करने की कोशिश की जिसमें कि जी मुंह की खाई और फिर यहाँ से पाकिस्तान से अपने जहाज गिरवाए और अपना जो है पायलट पकड़वाया, सब कुछ किया। अगर ये जो है कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान के साथ इसकी जंग शुरू हो सकती थी। बिल्कुल तो सही अब भी ये मैं आपको बताऊं कि ये S-400 सिस्टम ले रहा है इंडिया रशिया से। जी S-400 सिस्टम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिस दिन इसके पास आ गया, जिसमें जी कि 1 साल के अंदर इसको डिलीवरी शुरू हो जाएगी रशिया से। मैं जी आपको ये बता दूं कि ये इतना शेयर हो जाएगा, इसके पास ये राफेल जो है जहाज भी पहुंच चुके हैं और भी आ रहे हैं। ये जी इतना शेयर हो जाएगा कि ये फिर कोशिश करेगा पाकिस्तान पे एग्रेशन करने की और कम से कम एक लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये समझेगा इसको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी थ्रू S-400 सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कि ये जी समझेगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो इस पर हमला नहीं कर सकेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है और अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। तो ये इसकी सरिश्त में है। इससे पहले इसने ये किया था इस कश्मीर से भी के भी मसले से पहले कि इसने वो जो नोट बदलने की बात की थी जिससे इसकी इकोनॉमी तबाह हो गई, कि वो नोट जो है बदल दिए जाए, उनका जो है ना, जो इनके नोट थे 1,000 रुपए के क्या थे। जी 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 अच्छा, अब पाकिस्तान में यही गेम चलाई जा रही है कुछ लॉबीज की तरफ से कि पांच 5,000 हजार रुपए के नोट खत्म कर दिए जाएं। ठीक है जी। बिल्कुल उसमें सही सबसे आगे शब्बर जैदी है, सबसे आगे ये है कि हैरानगी है पांच बड़ी बात हजार के नोट खत्म कर दो। और एक एंकर है वो रोज इसको बुला के बिठा लेता है, हाँ जी 5,000 के नोट खत्म कर दो तो इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी। वाह भाई वाह 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 वाह। 5,000 का नोट खत्म कर दोगे तो लोग डॉलर में रिश्वत लेने शुरू कर देंगे, देने शुरू कर देंगे, वो उनका और फायदा हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही डॉलर को बंद कर दोगे तो लोग जो है वो सोने का नहीं होते 10 एक बिस्किट 10 तोले का, जी जी उसके जी साथ शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। बिल्कुल सोने के सही बिस्किट का जो है एक जो है वो जी 10 तोले का जो है, 10 तोले कितने बन गया मुझे बताया, बिल्कुल वो तो 12 लाख बन गया। बिल्कुल ठीक 11-12 लाख रुपए बन गया। 11-12 लाख रुपए वो एक बिस्किट इतना सा जेब में डाल के ले आएंगे। आप उसको उससे भी ज्यादा क्या होता है कि जो ये जाते हैं ना UAE वगैरह, वहां इनकी बेल्ट्स में हीरे लगा देते हैं वो। जी जी ठीक है, एक हीरा जो है कई करोड़ का होता है। तो आप ये 5,000 के नोट को बंद करके रिश्वत खत्म कर दोगे यार, ये किधर की बातें कर रहे हो तुम, किधर से आए हो, कौन से एक्सपर्ट हो। एक तो हर जो है अकाउंटेंट वो जो है इकोनॉमी का एक्सपर्ट बन गया है। हाँ नहीं तो देखे ये ना बड़ा ये एक बड़ी बड़ी गलतफहमी पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई है कि एक अकाउंटेंट जो है उसको एज इकोनॉमिस्ट लिया जाता है हाँ जी। वेराज कि आपने देखा होगा इकोनॉमिस्ट मतलब ये नवाज लीग की दौर में भी आपने देखा साहक डार जो था चार्टर्ड अकाउंटेंट था एंड अकाउंटेंट उसको बनाया हुआ था। स्वाइट मेरा लास्ट जो इकोनॉमिस्ट हमारे पास आए हैं डॉक्टर महबूब अलग थे और डॉक्टर सलमान शाह। जी। ये मेरा ख्याल है जो हमारे मिनिस्ट्री में आए हैं जो कि ट्रू इकोनॉमिस्ट थे बहरहाल। अब देखिए असल में ये चाह रहे हैं कि जी इसको ये इस तरीके से शायद लोग बैंकों में पैसे रखना शुरू कर देंगे या कुछ करेंगे।
देखिए क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग जो आपने इकोनॉमी है उसको तो वैसे ही आप नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जो ही कोई बंदा कुछ 5 लाख रखता है बैंक के अंदर, उसकी इतला जाती है थ्रू स्टेट बैंक एफबीआर के पास। एफबीआर के बंदे उसको वो नोटिस डाल देते हैं कि किधर से है 5 लाख रुपए, बताओ जरा इधर। तो बैंकों में पैसे कौन रखेगा? बैंकों तो पैसे कौन नहीं रखेगा, आपकी बात दुरुस्त नहीं है। रख रहा, कोई नहीं बिल्कुल, रखता। लोग तो फिर ये है इसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी के अंदर ही, और मोस्ट प्रोबेबली जो डॉलर मजीद महंगा हो जाएगा इससे। तो ये जो भी कुछ करने जा रहे हैं इसको मेरा ख्याल है सोचना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए, और इसको अच्छी तरह रिव्यू कर लें और इकोनॉमिस्ट से मशवरा करें इसके ऊपर, और उसके बाद फिर अगर कोई स्टेप लेना तो जिस लेना दिन चाहिए। ये 5,000 का नोट खत्म करेंगे ना जी, जो जी हाल हिंदुस्तान में हुआ था ना, उसकी इकोनॉमी अभी तक संभल नहीं सकी है, कितने साल हो गए। जी जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगे। बिल्कुल और ठीक। ये सिर्फ शब्बर जैदी के कहने पर, शब्बर जैदी कुछ कर सकता होता तो 6 महीने में भाग जाता। वो कहता भाग है गया, मैं डर गया था। वो तो भाग वो गया कहता है खुद, मैं 6 डर महीने गया में भाग। था। हाँ, बिल्कुल तो सही। एक आदमी जो डर के चला गया 6 महीने में, आप उसकी बात पे आप 5,000 का नोट खत्म कर देंगे? यार होश की बात किया करो। आपके आपके नोट की कीमत क्या रह गई है? जिस जी तरह बिल्कुल पहले सही। मैं 100 रुपए का नोट जेब में रखता था, 5,000 का रखना पड़ता है। अब वो नहीं नहीं, पांच इससे हजार को पांच आप हजार सब वो चीजें आती है जो 100 रुपए में आती थी। डॉक्टर साहब इससे अंदाजा लगाइए ना कि आपकी करेंसी तो सुई 10 रुपए से हो रही है आजकल। जी उससे नीचे तो है ही कोई नहीं। वो 5 रुपए का सिक्का तो लोग वैसे ही रखते नहीं है, वो दुकानदार वापस भी करे तो देते, कहते यार रखो, हमने नहीं उठाना। कौन उठाता फिर इसको, वजन को? तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि इस पे काफी, मेरा ख्याल है कि इसको देखना पड़ेगा और देख के इसको चलना पड़ेगा। तो तो जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके साथ आपका एक बहुत बड़ी शुक्रिया अच्छी डॉक्टर साहब, थैंक यू। सेटिंग रही जी। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज, शाम।